हेलो डियर स्टूडेंट, बेहतर रिजल्ट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको लगातार हम वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी आपको मिल रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके केमिस्ट्री के पेपर में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। उसी में हम लोग पहले लेसन को कवर करते हुए हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आपको लगवा रहे हैं। इसी के क्रम में हम लोग आगे बात करते हैं मोल प्रभाज के बारे में, जो कि जैसा कि देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड 2023 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार यूपी बोर्ड के हर प्री बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये यूँ कहें कि यूपी बोर्ड के लिहाजे से सबसे फेवरेट अगर कोई क्वेश्चन मोल प्रभाज से बन सकता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 46% वेट बाय वॉल्यूम एथेनॉल में दोनों घटक के मोल प्रभाज की गणना करिए। में दोनों घटक के मोल प्रभाज की गणना करिए। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बात यह है कि हम जब बात करेंगे मोल प्रभाज की, तो मोल प्रभाज पहले क्या होता है ये देखना पड़ेगा आपको। तो मोल प्रभाज देखने के लिए आपको क्या करना है कि मोल प्रभाज को हम थोड़ा संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मोल प्रभाज आखिर होता क्या है। मोल प्रभाज होता क्या है, जैसे मान लिया जाए कि कोई एक विलयन है, तो उस विलयन को निर्माण करने के लिए, उस विलयन का हमको निर्माण करने के लिए क्या करेंगे कि दो घटक की आवश्यकता होती है। जैसे दो घटक का मतलब हो गया कि दो घटक जो होंगे दो घटक जो होंगे वो आपके एक विलेय होगा और इसी में दूसरा घटक जो होगा वो आपका विलायक होता है। कौन होता है? एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो जब कभी भी मोल प्रभाज के बारे में बात की जाएगी तो मोल प्रभाज कहता है कि बनने वाला विलयन क्या होना चाहिए? द्विअंगी विलयन होना चाहिए। बहुत फेवरेट क्वेश्चन इससे बनता है, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। और दो अंगी विलयन का मतलब ये हो गया, दो अंगी को अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें एक विलेय की मात्रा होनी चाहिए और एक किसकी मात्रा होनी चाहिए? विलायक की मात्रा होनी चाहिए। अब विलेय विलायक का मतलब एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए कि बाइनरी सॉल्यूशन अगर बना रहा है, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर हमने पानी लिया है तो यहाँ पे पानी के साथ में क्या होना चाहिए? नमक होना चाहिए। तो नमक इसमें किसका काम करेगा? नमक हमेशा इसमें विलेय का काम करेगा और पानी इसमें हमेशा किसका काम करेगा? विलायक का काम करेगा। तो दो चीज़ें होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ये दो घटक के साथ साथ में ये तीन घटक को भी फेवर करता है, और तीन घटक को फेवर करने का मतलब ये हो गया कि बनने वाला विलयन कैसा होना चाहिए? त्रिअंगी विलयन होना चाहिए। और त्रिअंगी विलयन का मतलब ये हुआ कि अगर एक कोई पात्र है जिसमें जल डाला गया है और जल के साथ में इसमें नमक डाल दिया गया और नमक के साथ में इसमें क्या डाल रहे होते हैं? चीनी डाल दिए, तो नमक और चीनी साथ में डाल दिया गया, तो ऐसे जो कंपोनेंट बनेंगे वो उसके त्रिअंगी विलयन होंगे। त्रिअंगी विलयन का मतलब हो गया कि जिसमें दो विलेय और एक विलायक के बारे में बात हो, दो विलेय और एक विलायक के बारे में बात हो, तो ऐसे बनने वाले विलयन को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब जो कि क्वेश्चन अधिकतर जो लग रहे होते हैं वो आपके द्विअंगी विलयन पे लगते हैं, और द्विअंगी को हम लोग माध्यम बना के चलते हैं कि द्विअंगी में मोल प्रभाज के अगर क्वेश्चन दिए जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसे बताया गया इसमें कि द्विअंगी विलयन में कि अगर मोल प्रभाज किसी का निकालना है, हमको क्या करना है? मोल प्रभाज अगर किसी का निकालना है तो डिफिनीशन भी आराम से बन जाएगी। डिफिनीशन में कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होने वाली है। जैसे मान लिया गया कि अगर इसकी डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं तो डिफिनीशन में अगर बात करें तो बताया जाएगा कि किसी विलयन के कुल मोलों की संख्या में दिए हुए पदार्थ के मोलों की संख्या, दिए हुए पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे माना जाए कि और अच्छे से अगर समझे तो बताया जाए कि अगर जैसे कहा गया कि दो कंपोनेंट हमने ले लिया, विलय क्या कहा गया? दो कंपोनेंट लिया गया। इसको हमने मान लिया कि कंपोनेंट ए है, इसको हमने मान लिया कंपोनेंट बी है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ भरा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ भरा होगा। इस कंपोनेंट को माना गया क्या है आपका? ये आपका विलायक। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। और ये वाला कंपोनेंट आपका जो है ये आपका विलेय। तो कुछ ना कुछ इसके मोलों की संख्या होगी, कुछ ना कुछ इसके मोलों की संख्या होगी। तो अब जैसे यहाँ पे इसको निकालने जाए अगर, तो हम इसके अब निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी? मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे
और मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी उसके अणुओं की संख्या दी अर्थात वहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे WA/MA। अब अगर यहाँ पे विलायक के मोलों की संख्या की बाहर निकालें तो यहाँ पे अगर लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कौन सा है, बी कंपोनेंट का है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं WB/MB मानते हैं। भैया एक बात को समझिएगा कि अगर कोई विलयन दिया गया हो और उसमें किसी एक घटक की पहचान की जा रही हो और दूसरे घटक की पहचान उनसे अप्रत्यक्ष रूप से छिपी हो तो उस घटक को निस्संदेह आप जल मानेंगे। क्या मानेंगे, जल मानेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दे रहा है कि 46% वेट बाय वॉल्यूम एथेनॉल में दोनों घटकों के मोल प्रभाज की गणना करिए। तो जब दोनों घटकों के मोल प्रभाज की गणना करनी होगी तो उसमें देखो एक घटक उसने डायरेक्टली कहा है और कहा है क्या है कि 46 ग्राम। अगर वेट बाय वॉल्यूम को थोड़ा सा अगर हम तोड़ दें, जैसा कि पिछली वीडियो अगर हमारे देखेंगे तो उसमें बताया गया कि जब आप सांद्रता को पढ़ रहे होते हैं तो वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और क्या कहते हैं, बहुत सारे सांद्रता इकाई के बारे में बात उसमें की गई है। तो अब जैसे इसमें लिखा गया तो 46 ग्राम एथेनॉल को उसकी 100 ml में घोल दिया गया है। तो वहाँ पे जो विलेन की मात्रा निकल के आ रही है वो कितने 100 ml निकल के आ रही है। तो अब 100 ml में से जब हम 46 को घटा देंगे तो उसे टोटल कितना निकलेगा, आपको जो निकलेगा वो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। बस में रहना क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा वहाँ पे। तो अगर जैसे यहाँ पे लगाते हैं तो अब यहाँ से निकालेंगे मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, यहाँ से विलायक के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर रखें तो रखेंगे, अगर बेसिक देखें तो लिखेंगे पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पदार्थ का अणुभार। अब जो आप यहाँ पे मोलों की संख्या निकालने के लिए यूज कर रहे हैं फार्मूला, यही मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला यहाँ भी यूज करेंगे। बात हमारी समझ रहे होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे अगर निकाले तो यहाँ पे आपका क्या निकल गया है, ये आपका निकलेगा टोटल बराबर किसके, NA के निकलेगा। और यहाँ पे अगर निकालने आते हैं तो ये किसके बराबर निकलेगा, NB के बराबर निकलेगा। और जब NA और NB निकालेंगे तो ये मोलों की संख्या ही है, एक में विलायक के मोलों की संख्या है और एक विलेय के मोलों की संख्या है। तो यहाँ पे जैसे हम प्रश्न को लगाना शुरू अगर करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज, क्या लिखें हम लोग, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का अगर मोल प्रभाज अगर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, अब मोल प्रभाज को व्यक्त भैया हमेशा किससे करते हैं, काई से व्यक्त करते हैं। अब काई से अगर व्यक्त किए हैं तो काई जिसका एक कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पे काई ए रखा जाएगा। तो काई ए अगर रखें तो यहाँ पे रखेंगे Na प्लस NB। ऐसे यहाँ पे अगर हम इधर रखते हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे, काई बी बराबर, तो ये रखेंगे NB/Na प्लस NB। अब एक परिभाषा क्लियर हो रही होगी मोल प्रभाज की कि किसी विलयन के कुल घटक में उपस्थित किसी एक घटक की मात्रा उस विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। बात समझ रहे हैं हमारी बातों को कि किसी विलयन में जब यहाँ पे इसके दोनों मोलों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। और विलयन में किसी एक घटक की मात्रा उस विलयन की क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। ऐसे यहाँ भी अगर बात करें तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या है, विलेय के मोलों की संख्या के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे विलायक के मोलों की संख्या के बारे में बात हो रही है। तो बोलेंगे किसी विलयन के कुल घटक में उपस्थित किसी एक घटक की मात्रा। अब वह घटक विलेय का भी हो सकता है, वो घटक किसका, विलायक का भी हो सकता है। क्वेश्चन के अप्रोच को समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर उसमें मोल प्रभाज की बात करें और दोनों घटक के मात्रा के बारे में अगर बात कर रहा हो तो उसमें एक घटक की मात्रा उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मात्रा के अनुपात के बराबर होता है। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे Na प्लस NB जो रखा गया है वो आपके विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के बराबर के योग को व्यक्त कर रहा है। और किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का योगात्मक रूप उस विलयन का मात्रा कहलाता है। तो यहाँ पे Na प्लस NB में कुल घुले हुए मोलों की संख्या कितनी है, NB। तो ये आपके विलायक के मोल प्रभाज के बारे में बात होगा। और यहाँ पे कुल विलयन में घुले हुए विलेय के मोल प्रभाज की बात होगी तो यहाँ पे काई ए से व्यक्त करेंगे।
आशा इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी एक घटक के मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित, और किसी भी, अगर विलायक के बारे में बात करें तो किसी भी विलयन में उपस्थित उसके दूसरे घटक की मात्रा उस विलयन के क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। मोलों की संख्या के बारे में बात कर सकते हैं, मोलों के घटक के बारे में बात कर सकते हैं, विलेय के घटक के बारे में बात कर सकते हैं, विलायक के घटक के बारे में बात कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि उस विलयन में उपस्थित उस घटक का अनुपात हो, उस विलयन में उपस्थित उस घटक का अनुपात हो, तो वो उस विलयन की उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। आशा आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ से निकालेंगे तो इसका टोटल मान आना चाहिए काई ए प्लस काई बी, वो या तो 1 के बराबर हो और या तो लगभग 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों घटकों का मोल प्रभाज 1 के बराबर हो या लगभग 1 के बराबर हो, तो ऐसे विलयन जो होते हैं उनके दोनों घटकों के मोल प्रभाज आराम से निकल जाते हैं। अब एक स्मार्ट तरीका अगर आप यूज करते हैं तो अगर बता लिया जाए कि अगर यहाँ पे काई ए प्लस काई बी बराबर 1 अगर आप जानते हैं, देखिए आप जब कभी भी परीक्षा हाल में बैठे हुए हैं तो उसमें अगर आप किसी क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस करते समय अगर आप किसी फार्मूले का शॉर्ट ट्रिक में भी अगर जानते करना, तो वह आपके समय के लिए उपयोगी है, वो आपके समय को बचाता है, और वो अगर आपके समय को बचाएगा तो दूसरे क्वेश्चन के लिए आप और अच्छा पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे किसी एक घटक की मात्रा आपको ज्ञात हो और किसी एक घटक की मात्रा आपको अननोन ना दी गई हो, आपको ज्ञात करना हो, तो जिस घटक की मात्रा ज्ञात हो उसको 1 में से घटा दीजिए। तो अगर यहाँ पे काई बी बराबर हमको निकालना है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस काई ए। बात को समझिएगा, या किसी भी घटक के मोल की संख्या अगर निकाली, किसी घटक का भी मोल प्रभाव निकालना है तो अब एक घटक को उसको क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो जब एक घटक को पक्षांतर करेंगे आपका मान निकल आएगा। आशा है आप इस क्वेश्चन को हमारे द्वारा दिए गए इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे होंगे। अगर कोई पूछे कि मोल प्रभाज कैसा है तो बताइए, मोल प्रभाज यूनिटलेस होता है। कैसा होता है आपका, यूनिटलेस। यूनिटलेस का मतलब क्या होता है, मतलब ये मात्रकहीन होता है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं, कभी कभी पेपर में आता है कि निम्न में से मात्रक व्यक्त करने वाले सांद्रता का नाम बताइए, सांद्रता को बताइए। तो उसमें अगर मोल प्रभाज लिखा हुआ तो भारी भरकम शब्द है, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोल प्रभाज का मात्रक कुछ ना कुछ होता होगा। भैया मेरे, मोल प्रभाज का मात्रक कुछ नहीं होता है। सांद्रता इकाई में 2-3 लोगों का कोई मात्रक नहीं होता। पहले अगर हम बात करें किसका, परसेंटेज वेट बाई वेट का बात करें, परसेंटेज वैल्यूम बाय वैल्यूम की बात करें, और मोल प्रभाज की बात करें, तो ये तीनों लोग जो होते हैं ये यूनिटलेस होते हैं। ये तीनों लोग कैसे होते हैं, ये यूनिटलेस होते हैं। आशा इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब क्वेश्चन का अगर अप्रोच हम लोग बनाने आते हैं तो इसी पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल को टैली करने में आपको आसानी हो, कि आगे चल के आप किसी भी क्वेश्चन को गलत ना करें। अब जैसे मान लिया गया, अब क्वेश्चन को रीड करिए कि 46% वेट बाय वॉल्यूम C2H5 में दोनों घटकों के मोल प्रभाज की गणना करिए। तो अब विलयन कितने का है बाबूजी, विलयन जो आपका दिया हुआ 100 ml का दिया हुआ है। कितने का दिया हुआ है, 100 ml का दिया हुआ। और उस 100 ml में कितना, 46 ग्राम आपका कौन है, एथेनॉल है। कितना है, 46 ग्राम एथेनॉल है। और आपको पता है कि किसी भी विलयन में विलेय और विलायक मिलाकर किसका निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करें, जो कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि किसी भी विलयन का जो निर्माण होता है वो किसके बराबर होता है, वो विलेय प्लस विलायक के बराबर जाना जाता है। अब चूंकि विलयन कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है, विलेय कितना दिया गया, 46 दिया गया, हमको ज्ञात क्या करना है, विलायक। तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो जो विलायक की मात्रा होगी, किसकी मात्रा, विलायक की मात्रा होगी, वो आपका कितना आएगा, 54 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 54 ग्राम आएगा। अब ध्यान दीजिए कि दो घटक आपके अलग हो रहे हैं। अब दोनों घटक अगर आपके अलग होंगे, ये क्वेश्चन का जो आपका आंसर वो यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो दोनों घटकों अगर बनाए तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक घटक इधर बना लिया, एक घटक हमने यहाँ पे बना लिया। और दोनों अगर घटक बना रहे होंगे तो इसको हमने मान लिया A कंटेनर मान लिया, इसको हमने B कंटेनर मान लिया। और दोनों को देखिए यहाँ पे अगर दो घटक अपना अलग अलग हो रहे हैं, एक विलेय और एक विलायक अलग अलग हो रहा है, अर्थात बनने वाला जो विलयन है वो द्विअंगी होगा। बनने वाला विलयन कैसा होगा, द्विअंगी, क्योंकि बात यहाँ पे किसकी की गई, द्विअंगी विलयन की बात की गई, जिसमें विलेय एक हो और एक विलायक हो।
जिसमें कौन हो, एक विलेय हो और एक विलायक हो। देखो यहाँ पे बात की गई है कि एक विलेय और एक विलायक उसमें मिलना चाहिए, तो एक विलेय और एक विलायक मिल भी रहा है ऐसे क्वेश्चन में। तो अब इसको हमने मान लिया कितना, अगर ये कंपोनेंट ए है तो इसको हमने बनाया 46 ग्राम एथेनॉल लिया हमने, क्या लिया है 46 ग्राम एथेनॉल लिया। तो बाकी जो बच रहा होगा वो 54 ग्राम ऑफ वाटर होगा। तो यहाँ पे अगर मोलों की संख्या निकालें, n बराबर निकालें, तो मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है, आप रखते हैं भार बटा और भार रखते हैं। तो यहाँ पे अगर रखें हम तो WA बटा M में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि WA क्या है, M क्या है। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन अगर हो भी रही हो तो आप हमारे पीछे के वीडियो देख लीजिए। अभी तक के सोल्यूशन के जितने भी वीडियो थे मैंने कंसंट्रेशन यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने सारे वीडियो बनाए हैं, जिससे अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं भी फंस रहा होगा तो उसकी पूरी की पूरी क्वेरी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। और कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन सोल्यूशन चैप्टर से कवर किए जाते हैं, तो आपको सांद्रता से संबंधित किसी भी प्रश्न में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, इतना आप यकीन मानिए। तो यहाँ पे अगर रखें तो यहाँ पे भार कितना रखा गया 46, अवड़भार रखना है तो इसका अवड़भार निकाल लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि इसका अवड़भार टोटल निकल के आएगा 46। तो टोटल मान कितना हो जाएगा 1, अर्थात Na बराबर कितना होगा 1 होगा। इसको ऐसे बंद कर लीजिए। अब हम यहाँ पे आते हैं, दोनों कंटेनर को साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जब NB बराबर रखे तो लिखेंगे WB बटा MB लिख देंगे। अब WB का मान कितना है 54 और वाटर का अणुभार कितना होता है 18, तो 18 3 54, तो NB बराबर यहाँ पे कितना हो गया 3। अब हमको क्या पता है, हमको पता है क्या कि काई A बराबर जो होता है वो Na प्लस NB होता है। और Na का मान कितना है 1, और यहाँ पे 1 + 3 बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 4। तो काई A का मान जो हुआ A/4 का मतलब हो गया कि 0.25, ये काई A का मान हो गया। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे काई B का मान निकालें, किसका मान निकालें, काई B का मान निकालें, तो लिखेंगे NB/Na प्लस NB। तो अब यहाँ पे 3 और 1 + 3 बराबर 3/4 हो जाएगा। और 3/4 को अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। सॉल्व करके आप लोग देख भी लीजिएगा। अब हमने बताया है कि किसी भी विलेन में दोनों घटकों का जो योगात्मक रूप होना चाहिए किसके बराबर, वो 1 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे लिखते हैं काई A प्लस काई B = 1, तो देखिए 0.25 प्लस 0.75 = कितना हो रहा 1 के = होता है। तो अब ऐसा अगर कोई रखा गया और जिसका मान वो 1 के बराबर आ रहा है, अर्थात इसकी दोनों संघटन का मान निश्चित हो गया। आशा इस क्वेश्चन से आप मोल प्रभाव से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल अगर आ रहे होंगे जिसमें किसी एक घटक को दिया जाए और दूसरा घटक अप्रत्यक्ष रूप से उसमें छिपा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम कॉन्सेप्ट सहित ऐसी न्यूमेरिकल को हल कर ले जाएंगे। जहाँ पे अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दिया गया हो, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग ऐसे हल कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में वायरल हो रहा है। हर बार अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग थीम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा जिसमें पूछा जा रहा है कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे उसको किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस क्वेश्चन की आप कॉन्सेप्ट को और इसकी न्यूमेरिकल के अप्रोच को आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको समझना है, अगर आपको लिखना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सुन लेते हैं। मोल प्रभाव से ही है कि यूरिया का एक विलेन में भार अनुसार 6% है। अब भार अनुसार का मतलब समझिएगा कि यहाँ पे सांद्रता इकाई की ही बात कर रहा है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भार अनुसार कह रहा है, तो भार अनुसार कहने का मतलब है कि वेट के साथ भी बात कर रहा है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को भी लिया जा सकता है या वेट बाय वेट को भी लिया जा सकता है। तो कह रहा है कि यूरिया का एक विलेन भारानुसार
6%। मतलब यूरिया का एक विलेन बना हुआ है जिसमें 6 ग्राम यूरिया घुली हुई है। आपको ऐसे समझना है। देखिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपका अप्रोच बहुत ज़रूरी है और न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे ही जाते हैं। सरल न्यूमेरिकल होते हैं, बच्चों के टाइम भी बचने वाले न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन बच्चे उन पे ठीक से टेम्परामेंट यूज नहीं कर पाते हैं, उनका अप्रोच ठीक से नहीं बैठ पाता है, इसलिए क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत या छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आपको किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तैयारी आपकी इतनी भरसक प्रयास में होनी चाहिए कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो उस क्वेश्चन का नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको प्रयास करना है कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं उसको। तो अब विलेन पूछा जाता है कि यूरिया का एक विलेन भार अनुसार 6% है, तो विलेन में यूरिया, देखिए बात कर रहा है ये, विलेन में यूरिया तथा जल। अब देखो डायरेक्ट कह रहा है कि यूरिया तथा जल, मतलब यूरिया का भी आपको मोल प्रभाज बताना है और यूरिया के साथ साथ में जल को का भी मोल प्रभाज बताना, अर्थात 2 घटक की उन्होंने बात की और प्रत्यक्ष रूप से दोनों घटक के बारे में बात की है। तो अब क्वेश्चन जो आपका छिपा हुआ है ना, वो इतने में ही छिपा हुआ है कि 6% वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट के बारे में बात कर रहा है। तो कोई सोल्यूशन ना होगा। सॉल्व करते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन जो दिया गया आपके अनसॉल्व का क्वेश्चन है, जो लगातार 2-3 साल से पूछा जा रहा है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि 2017-2022 में पूछा गया है और प्री बोर्ड के अलग अलग सेट में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे होते हैं। तो सॉल्व जब करेंगे तो उसको बताया जाएगा कि अगर 6 ग्राम एक कोई सोल्यूशन बना होगा और उस सोल्यूशन में मान लिया गया कि 6 ग्राम यूरिया का है, कितना है, 6 ग्राम ऑफ यूरिया का है, और जो बना सोल्यूशन बना हुआ था वो कितने का बना हुआ था, 100 ग्राम या 100 ml का बना हुआ था, मान लिया गया 100 ml हमने मान लिया। तो जो इसका डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 94 ग्राम का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 94 ग्राम का आ रहा है। तो आप इसको समझ रहे होंगे कि अगर एक कंटेनर बना होगा तो 6 ग्राम का बना होगा, जिसमें बैठी हुई मात्रा किसकी रही होगी, यूरिया की रही होगी। एक कंटेनर इसमें किसका लिया होगा हमने, H2O का लिया होगा, और H2O की टोटल कितना रहा होगा, 94 ग्राम रहा होगा। तो अब दोनों यहाँ पे मिला के अगर बन रहे होंगे, चाहे हम बात इसकी करें चाहे बात इसकी करें, तो ये दोनों बाइनरी हैं। कैसे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन को व्यक्त कर रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब कि ये द्विअंगी विलयन को व्यक्त कर रहे हैं। द्विअंगी विलयन का मतलब जैसे विलय और विलायक की मात्रा पृथक की गई हो, ऐसे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम निकालें कि Na बराबर अगर निकालते हैं तो यहाँ पे Na बराबर निकालेंगे, इसको A कंटेनर हमने मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, P कंटेनर मान लिया। तो Na बराबर अगर रखें तो यहाँ पे क्या रखेंगे, WA बटे M में रखेंगे, और अगर NB बराबर रखेंगे यहाँ पे तो WB बटा MB रखेंगे। अब क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, इसको सोचने में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो WA का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 6 ग्राम दिया गया। अब चूंकि बात किसका कर रहा है, यूरिया की बात कर रहा है, तो यूरिया बराबर इसका क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। अब NH2CO NH2 थोड़ा इसको मिटालते हैं। NH2CO NH2 का मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन कितना होता है, 7 दूनी 14, हाइड्रोजन के 2 हो गए, कार्बन के 6 दूनी 12, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो 8 का दूना करो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 16 रखा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 दूनी 14 रखा जाएगा यहाँ पे, और 14 रखने के बाद यहाँ पे हमने कितना रख दिया, 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन के 2 होंगे यहाँ पे। तो जब इसको जोड़ेंगे टोटल तो आपका जो आएगा एटॉमिक वेट वो 60 आएगा भाई साहब। तो यहाँ पे 6 अपान कितना रख दिया हमने, 60 रख दिया। ये कैंसिल आउट होगा तो 1/10 होगा, और 1/10 का मान 0.1 होता है। तो यहाँ पे Na बराबर कितना, 0.1 होगा। इसको ऐसे नोट करके रखिए, आगे काम देगा। अब चूँकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, दूसरे घटक की बात कर रहे हैं, और दूसरे घटक में बेचारा बात किसकी कर रहा है, H2O की बात कर रहा है। तो यहाँ पे रखिए हम लोग कितना, 94, और H2O का कैसे निकालेंगे, तो H2O में देखिए ऑक्सीजन का कितना, 8 दूनी 16 और 2, तो 16 और प्लस 2 बराबर कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दिया हमने कितना, 18 रख दिया। अब 18 से अगर इसको कैंसिल आउट करें तो अगर आपके गणित अगर कमजोर है थोड़ा ऐसे आप लीजिए इसको, और यहाँ पे 94, 18 का पहाड़ा गिनेंगे कि 94 से ज़्यादा ना हो, तो 18 पंचे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पे 4 उतरेगा, 10 लगेगा 0, और 18 दूना 36।
तो यहाँ पे फिर आपका कितना हो जाएगा 4। तो हम फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे कितना फिर हो जाएगा आपका 5.2 हो जाएगा। अब देखिए भैया, क्वेश्चन आपको करना है, हमारा न्यूमेरिकल अप्रोच बैठ रहा है, सिर्फ आपको सोल्यूशन देना आंसर का। तो अगर यहाँ पे अगर रखें हम कि काई ए बराबर जो होता है वो Na प्लस NB। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगा रहे हो, जब जब लगाइए, तो अगर कोई न्यूमेरिकल का कोई नया कॉन्सेप्ट बन रहा हो और उस कॉन्सेप्ट के अगर आपको फार्मूले लॉन्ग टर्म तक के याद करने हैं, तो जितनी बार आप प्रश्न लगाएं उतनी बार उसके न्यूमेरिकल के साथ साथ उसके फार्मूले के जरूर नोट करें। अगर फार्मूले को बार बार लिखते जाएंगे तो उसके आपको अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास वो चीज़ क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेगी। तो कभी भी अगर कोई फार्मूला आपको एक बार लिख ले जाएंगे, 2 बार लिख ले जाएंगे, तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, और याद रहेगा तो न्यूमेरिकल जल्दी लग जाएगा, क्योंकि आप फार्मूले से उस क्वेश्चन में जो नीड यील्ड वैल्यू होती है उसको आप रिलेट करने में क्या होंगे, आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पे Na प्लस NB रखें हम। तो अब NB का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, NB का मान इसमें आ रहा 5.2 आ रहा है, और Na का मान 0.1। तो यहाँ पे रखिए 0.1 और 0.1 प्लस 5.2। अब ये जो मान हुआ, ये जो मान हुआ ये काई ए का हुआ। किसका हुआ, काई ए का। यहाँ पे निकालने जा रहे हैं हम लोग काई बी का मान। तो क्या रखेंगे, NB अपान Na प्लस NB। तो जब NB अपान Na प्लस NB रखेंगे तो NB का मान यहाँ पे कितना है, देखिए अब NB का मान 5.2 अपान 0.1 प्लस 5.2। तो ये जो मान हो जाएगा वो काई बी का होगा। इन दोनों वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके रिलेट करवाना है काई ए प्लस काई बी से, और जिसका मान लगभग 1 या 1 के बराबर आना चाहिए। तो भैया इस प्रश्न को आपको लगाना है, और इस प्रश्न को लगाने में जो सही उत्तर होगा इसको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। एक क्वेश्चन में आपको छोटा सा और देके जाते हैं, जो क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, और क्वेश्चन लगाने के बाद में कि लगातार हमारी व्यूअरशिप बढ़ रही है, इसके लिए हम आपको बहुत ज़्यादा हार्डली थैंक्स कहते हैं कि लगातार आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आंसर लगातार आप कमेंट कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव अप्रोच होता है, और आपकी किसी वीडियो की सीन करने से हमको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। जैसे नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से लेकर कंपटीशन तक में पूछे जाएँ तो वहाँ तक आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है आपका कि 64% वेट बाय वॉल्यूम, 64% वेट बाय वॉल्यूम SO2 में दोनों घटक के मोल प्रभाज की गणना करिए। दोनों घटक के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखिए दोनों घटक के हमें अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि सर ये SO2 एक गैस है तो इसको कैसे कंटेनर में इकट्ठा किया जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल अप्रोच है, इसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोचना ही पड़ेगा। जितना मैक्सिमम आप सोच के रखेंगे आपके ब्रेन का डेवलपमेंट उतना ही पीक पर जाएगा। सोचिएगा कि किसी कंटेनर में SO2 को उसमें क्या किया, घोल दिया गया है, उसका बुलबुला निकल रहा होगा, और बुलबुले के साथ में उसके कंटेनर के दोनों घटकों का क्या करना है, हमको निर्धारण करना है। तो ऐसे प्रश्न को आप लगाइएगा, ये आपके लिए HW का काम करेगा, और जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे इस न्यूमेरिकल के हल करने से ये पता चल जाएगा कि कितने पॉजिटिव व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। इससे आपकी न्यूमेरिकल का टेम्परामेंट भी पता लग जाएगा, आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा, और एक केमिस्ट्री के पोर्शन में 10 नंबर तक की चीज़ों को स्थान रखने वाला जो सोल्यूशन चैप्टर है उसका एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप कैसे लगाते हैं, उसका अप्रोच क्या है, यहाँ तक आपके बारे में पता चलेगा। आप ऐसे क्वेश्चन को लगाइएगा। हम अगली वीडियो में आपके पराश्रम दाब से संबंधित क्वेश्चन लेकर आते हैं। एक वन शॉट में आपके सोल्यूशन को भी रिवाइज करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही हमको मोटिवेशन मिलता है। लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।